डोजमध्ये 20% झालेलं आहे. आपलं वॅक्सिनेशन सुरळीत चालू आहे, पण त्यावेळेसच आपले IFM जे आहेत ते IFM फील्डला जात असतात, काही आपल्या चुका असतात, नवीन नवीन गाईडलाईन्स येत असतात. ते सगळे गाईडलाईन्स आहेत, वॅक्सिनेशनमध्ये काय करायचं आहे, कोणत्या गोष्टी करू नये, या सगळ्यांची माहिती होणं आपल्याला आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आपले SMO जे आहेत डॉक्टर साजिद आपल्यासोबत उपस्थित आहे. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं. साजिद सर. थैंक यू सलोकर साहब, थैंक यू हेमके साहब, एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि धीरे धीरे अपना कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और अभी फर्स्ट डोज का कवरेज कितना, सेकंड डोज का कवरेज कितना, और आने वाले दिनों में और वो तेजी से कवरेज बढ़ता जाएगा। अभी स्कूल में टीचर्स का भी शुरू होने वाला है। ओके, तो इसमें जो हम CVC चलाते हैं, CVC मतलब कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, इसमें चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, तो इसको हमने कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। उसकी कुछ गाइडलाइन है और उसके मॉनिटरिंग भी होती है। हमारे मॉनिटर्स है जिनको हम ब्रीफ करके उनको ट्रेन करके फील्ड में भेजते हैं, वहाँ पर जा करके मॉनिटरिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके यहाँ पर विजिट हुई होगी उनकी, तो वो उसको फिर डेटा एंट्री करते हैं और वहां से उसके पैरामीटर्स निकल के आते हैं कि कहाँ पर वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है। तो ये हम एक टोटल देखेंगे आज कि हमारा वैक्सीनेशन सेंटर कैसा चल रहा है, कहाँ पर क्या क्या किस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो मैं पहले शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी MK साहब, थोड़ा सा कंफर्म कीजिए प्लीज। MK साहब, स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही? ओके, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। आ गई? चली जाएगी अभी। हाँ, सभी को ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? प्लीज कोई कंफर्म कीजिए। MK साहब, दिखाई दे रही है स्क्रीन? ओके, ठीक है। तो ये हमारे दो जगह पर मॉनिटरिंग हुई है, NMC और नागपुर, उसका फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है, और ये 18 अगस्त तक की मॉनिटरिंग का फीडबैक है। ओके, जब से कि हमने 18 अगस्त तक ये किया है। इसके कुछ पैरामीटर्स जो निकल के आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकते। तो सबसे पहले ये कि हमने कितने सेशंस मॉनिटर किए हैं, तो नागपुर में 549 सेशंस मॉनिटर किए और नागपुर कारपोरेशन में 727। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है कि कितने सेशन हेल्ड हुए, वो अगर हम देखेंगे तो नागपुर में 94% और कारपोरेशन में 93% सेशन हेल्ड हुए। इसका कारण क्या है कि हम जब मॉनिटर जाते हैं, हो सकता है कि सब जगह पर सेशन लगे होंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ मॉनिटरिंग अगर सेशन हेल्ड नहीं हुआ, इट वाज नॉट फाउंड इन द रनिंग कंडीशन, तो उस समय लिखा जाता है कि सेशन नॉट हेल्ड। ओके, तो जो टाइम दिया है आपने, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है सुबह 9 बजे से या 10 बजे से, उससे पहले पहले सारी तैयारी करके रख लेना चाहिए, ताकि 10 बजे हमारी टीम कम से कम वहां पर अवेलेबल रहे। बेनिफिशियरीज अगर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारी टीम अगर अवेलेबल है सारी लॉजिस्टिक्स के साथ, तब हम बोल सकते हैं कि दिस सेशन वाज हेल्ड। ठीक है, तो इसमें बेनिफिशियरी को नहीं देखा जाता है।
तो अगर बेनिफिशियरी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बंद करके रखे रहो, जब बेनिफिशियरी आएंगे तब ओपन करेंगे, ऐसा नहीं। वहां पर हमारी टीम और लॉजिस्टिक्स और वैक्सीन, ये सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए। बेनिफिशियरी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। ओके। दूसरा पैरामीटर आता है कि सभी को मालूम है कि 3 रूम का अरेंजमेंट करना होता है। तो 3 रूम का अरेंजमेंट हमको नागपुर में अराउंड 94% और कारपोरेशन में 92.5% के आसपास मिला है। तो बहुत सारी जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 3 रूम का अरेंजमेंट किया जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके बाहर में कुछ ऐसा पार्टीशन करके, एक तरफ में वेटिंग एरिया और दूसरी तरफ में हम कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ एरिया बना करके रख दें। ठीक है, ये सबको मालूम है कि इस तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी हम वहां पर अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा 3 रूम का अरेंजमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेशन होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि वहां पर जो क्राउडिंग है ना, वो नहीं हो पाएगी, और जो फिजिकल डिस्टेंस है वो हम इजिली मेंटेन कर पाएंगे। ओके। फिर इजी एक्सेसिबिलिटी फॉर एल्डरली पीपल। इनके लिए देखा जाए तो 96% जगह पर सभी सेशन जो है वे एक्सेसिबल लगे। कुछ थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये एक्सेसिबल नहीं लगे, तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो एल्डरली है वो भी हमारे सेशन साइट पे, वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर हमारी टीम वैक्सीनेशन कर रही है वहां तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है? या अगर नहीं कर पाते तो कोई हमारा टीम का एक मेंबर जो है उनको सपोर्ट कर दे ताकि वो इजीली वैक्सीनेशन रूम तक पहुंच जाए। हमको यहाँ पे क्योंकि जो बेनिफिशियरीज आते हैं तो आने के बाद में थोड़ी देर उनको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी और कुछ टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पर इजीली रहना चाहिए, चाहे वो उसी स्पॉट पे हो या उससे कुछ लगा हुआ हो, जिससे कि अगर ऐसी कुछ जरूरत है तो वहां पर वो इजीली कर सके। लाइक हैंड वॉश में आपको सिर्फ पानी और साबुन रख देने का है वहां पे बाहर, ताकि आने से पहले वो हैंड वॉश कर लें साबुन पानी से। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रहना चाहिए और टॉयलेट की फैसिलिटी। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है ये नागपुर में 97% जगह पर मिला और कारपोरेशन में 93% पे। तो जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सीवीसी के मैनेजर्स है, उनके नोडल पर्सन है, वो थोड़ा सा इस बात की तरफ में ध्यान देंगे कि हमको ये 3 चीज की फैसिलिटी वहां पर रखना जरूरी है: ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश और टॉयलेट की। ओके। फिर और एक चीज रहती है कि जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है या जो जो ऑब्जर्वेशन रूम है या जो भी हमने ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेस बनाया है, वहां पर एक आध बेड का अरेंजमेंट रहे, ताकि किसी को अगर वैक्सीन लेने के बाद में एंजाइटी हो गई या कुछ माइनर एईएफआई हो गया, गिडीनेस हो गया, और वो रेस्ट करना चाहता है तो उसको वहां पर हम रेस्ट करवा सके। ठीक है। ये और फिर उसके बाद में अगर सीवियर जो एईएफआईज होते हैं उसमें भी लाइंग डाउन पोजीशन में रखना जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेड की फैसिलिटी ये रहना चाहिए। तो नागपुर में 91.6% जगह पर ये फैसिलिटी मिली और कारपोरेशन में 89% जगह पर। तो हमको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी जगह पर बेड का अरेंजमेंट हो, प्रोविजन हो, ताकि किसी को अगर लाइंग डाउन पोजीशन में रखना है तो उसको हम इजीली रख सकें। आईईसी मटेरियल, इसके बहुत आईईसी मटेरियल आए हुए हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के, आप लोगों ने देखे भी होंगे, और इजीली एक्सेसिबल भी है। इसकी लिंक भी भेजी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है, अवेलेबल है। आपके जो नोडल ऑफिसर्स है, जो भी ये डीआरसीएचओ है या आरएमओ आउटरीच है या डीएचओ साहब है, ये इन सबके लोगों ने आईसी मटेरियल दे करके रखा है, ग्रुप में भी डाल के रखा है। तो इसको सिर्फ प्रिंट करा करके हमको डिस्प्ले में लगाना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे उसमें मैसेजेस है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। ठीक है। और ये आईसी मटेरियल थोड़ा अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है। एजुकेशन ऐसा है कि उसका इफेक्ट इमीडिएटली ना मिले लेकिन बाद में मिल सकता है, तो आईसी मटेरियल लगा रहना बहुत जरूरी है। तो नागपुर में ये 94.7% जगह पर मिला और कारपोरेशन में इसका थोड़ा सा प्रमाण कम रहा, 92.3%।
अब दूसरा एक इशू की बात करते हैं कि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 3 W कहते हैं जिसे। वॉच योर डिस्टेंस ऑफ 2 गज, 6 फीट, वॉश योर हैंड एंड वेयर मास्क। ठीक है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है, ये जो बेनिफिशियरीज आते हैं या जो केयर गिवर्स आते हैं, इनमें भी हमको वहां पर भी मेंटेन रखना ये जरूरी होता है। तो नागपुर में ये 89% जगह पर पाई गई कि हो रही है, और नागपुर कारपोरेशन में ये 84 जगह पर पाई गई कि हो रहा है। दूसरा, हमारे टीम मेंबर्स, जो वैक्सीनेशन करने वाली टीम है या जो वैक्सीन सेंटर चलाने वाली टीम है, 4 लोग है, 5 लोग है, 3 लोग है, या जितने भी है, इन लोगों ने मास्क भी पहनना जरूरी है। लेकिन इसका प्रमाण थोड़ा सा कम मिला है। जैसे नागपुर में ये 95% के अराउंड मिला और कारपोरेशन में 97। हमारी टीम, मतलब ये तो ऐसा बात होती है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो हमारी टीम ने सबसे पहले इसको फॉलो करना चाहिए कि फेस मास्क या जो मास्क कवर है कुछ तो भी लगाया हुआ है ना। तो जिससे कि हम दूसरों को भी बोल सकते हैं कि आप भी थोड़ा सा मास्क लगाओ या कुछ फेस कवर उसके ऊपर में लगाइए। सोशल मोबिलाइजेशन की एफर्ट्स जो है ये बहुत कम पाई गई है। सोशल मोबिलाइजेशन में जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है उसके आसपास में कहीं पे आंगनवाड़ी वर्कर हो सकते हैं, आशा हो सकती है, महिला आरोग्य समिति हो सकती है, उसके मेंबर हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं। तो ये इनका हम सपोर्ट ले सकते हैं सोशल मोबिलाइजेशन में। जब तक कि हम इस प्रोग्राम को में कम्युनिटी एंगेजमेंट का पार्ट नहीं लेंगे तब तक के कवरेज अच्छे तेजी से बढ़ने वाला है नहीं। और रिफ्यूजल या रेजिस्टेंस बोलिए या हेजिटेंसी है, ये बनी हुई रहेगी। तो ये हमारे पास में एक मौका रहता है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें सोशल मोबिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं। इसमें आशा तो है हमारे पास में, उनको भी बोल सकते हैं कि मोबिलाइज करके लाओ, आंगनवाड़ी वर्कर को बोल सकते हैं, महिला आरोग्य समिति के मेंबर्स को बोल सकते हैं, जो हमारे एनजीओस है, जो सोशल वर्कर्स है, उनका भी हम सपोर्ट ले सकते हैं कि अभी क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है तो कम्युनिटी से बुला करके ला ले। ओके, ये इसका प्रमाण बहुत ही कम मिला है। जैसे नागपुर में सिर्फ ये 41% है, कारपोरेशन में 47% मिला है। ओके, तो ये सोशल मोबिलाइजेशन भी हम इसमें करवा सकते हैं। भी प्राइवेट सीवीसीज वाले सोचते होंगे कि हम किससे कराएं, तो आशा आंगनवाड़ी वर्कर अगर उनके एरिया में नहीं है तो एनजीओ का सपोर्ट ले सकते हैं या अपनी किसी टीम का ले सकते हैं। ठीक है, रोटरी का सपोर्ट ले सकते हैं, आप लायंस क्लब का सपोर्ट ले सकते हैं, या कोई दूसरे जो एनजीओ काम करते हैं कम्युनिटी लेवल पे उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं। सर, अभी बेनिफिशियरी लिस्ट जो है, ड्यू लिस्ट, इसका तो इशू पहले पहले था ये कि जब ड्यू लिस्ट बनाई जाती थी उस वक्त था, लेकिन अभी तो ड्यू लिस्ट की जरूरत नहीं। लेकिन कोविन एप्लीकेशन को, उस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। तो कोविन एप्लीकेशन जो है ये कितना यूज हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे काफी अच्छा यूज है उसका, 98% नागपुर में, और कारपोरेशन में ये 96.8%। ये तो ऐसा लग रहा है कि नागपुर कारपोरेशन में थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी का ही एक इशू हो सकता है अपने यहाँ पे। दूसरा, जो एप्लीकेशन चला रहे हैं उनको ये मालूम है कि नहीं कि ये कोविन एप्लीकेशन कैसे चलाना है। और तीसरा इशू ये हो सकता है कि कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है वो एप्लीकेशन रन करने के लिए। ओके, तो ये कोविन एप्लीकेशन अपने यहाँ पर कर सकते हैं या 100% पे हम लेकर आ सकते हैं। ओके, अगर कहीं पर कोविन एप्लीकेशन किसी कारण से नहीं रन कर पा रहे हैं, जैसे कि वहां पर नेटवर्क का इशू है, तो ऐसी जगह पर मैनुअली कर सकते हैं। तो ये ऐसी सभी जगह पे 100% ये मिला है। मतलब जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर ये मैनुअल मिला है। ओके, ठीक है। दूसरा, वैक्सीनेटर ने हर एक बेनिफिशियरी को वैक्सीनेट करने के बाद में हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, इसका भी प्रमाण 94% मिला है, 94.7% है नागपुर में, और कारपोरेशन में ये 92.8% है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इस पे हमको फोकस रखना पड़ेगा। जो हमारी टीम है, जो वैक्सीनेटर है, खास तौर पे जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उस मेंबर को तो सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। ओके, उसके यहाँ अवेलेबल रहता है, नहीं है तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। उन्होंने उसका यूज करना चाहिए हर बेनिफिशियरी को वैक्सीनेट करने से पहले। नेक्स्ट, अगर हम ये देखेंगे कि इसके इसमें और क्या क्या पैरामीटर्स है जो
CVC मॉनिटरिंग में चेक किए गए। ओके, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। देखिए, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस ऐसा डायरेक्ट नहीं हो जाता कि वैक्सीन लगाया और उसके बाद में हो गया। दो चार बातें उसमें और बहुत ध्यान रखने की रहती है। एक तो ये कि जब हम वैक्सीन निकाल रहे हैं, वायल में से अगर हम वैक्सीन निकाल रहे हैं, तो निकालने से पहले, निकालते समय, ओके, नीडल को टच नहीं करें। जो भी हमारी सिरिंज है उससे जब ड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय एक टच करने का ये हो सकता है, वो टच नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो वायल का सेप्टम है, वो सेप्टम एकदम क्लीन रखना चाहिए, वो उसको किसी जगह पे ना रह के कि उसका सेप्टम पे कुछ डस्ट वगैरह लग जाए। ठीक है। तीसरा कि जब वैक्सीन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, उस वक्त नीडल को या थंब से या फिंगर से टच करने की जरूरत नहीं है इंजेक्शन देते समय भी। ठीक है, साइड पे। ठीक है? और उसके बाद में ये है कि वैक्सीन इंजेक्शन देने के बाद में जो इंजेक्शन साइट है उसके ऊपर कोई कॉटन या कोई और चीज भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां से कुछ लिक्विड बाहर निकलता है या कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है या कभी कभी ब्लड आ जाता है, तो ऐसी जगह पर आप सिर्फ उसको ड्राई करने के लिए कॉटन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कॉटन वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है। हर बार सबको वैक्सीन देने से पहले या इंजेक्शन लगाने से पहले जो वैक्सीनेशन साइट है, अपर डेल्टा लोअर डेल्टा रीजन है, उसको हर बार क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे कुछ डस्ट या कुछ ऐसा मैल वगैरह दिखता है तो आप क्लीन वाटर का स्वैब लेकर के उसको क्लीन करके थोड़ी देर ड्राई होने दीजिए, उसके बाद में वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन हर एक के लिए यूज करना, ये भी उसमें आता है कि ये सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस में ये नहीं आती ये बात। ओके, तो इस पे हमको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा कि अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस ना हो। तो क्या क्या हो सकती है, मैं फिर से आपको रिकैप करता हूँ कि वैक्सीन निकालते समय या वैक्सीन लगाते समय, मैंने वाइल ड्राइंग और वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन मींस वाइल इंजेक्टिंग, नीडल को किसी भी तरीके से टच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि एक बहुत से बात क्या होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद में ये सोचती है टीम कि उसके नीडल को बाद में कट करेंगे, हब को बाद में कट करेंगे, तो रिकैप करके रख देते। तो रीकैपिंग भी सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट चली जाती है, तो रीकैपिंग भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, थंब या फिंगर या कॉटन एट दिस साइट ऑफ इंजेक्शन, ये नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात इसमें और एक मतलब ये चौथी बात हो गई अब कि वैक्सीन देने के बाद में हब को इमीडिएटली काटना है। उसको अलग अगर आपने रख दिया और ये सोच रहे कि बाद में कट करेंगे, तो ये अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस में आ जाता है। ठीक है, बट सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस का जो पैरामीटर है ये हमारे यहाँ काफी हाई है, 97% नागपुर में है, और कारपोरेशन में ये 94% है। तो हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की अनसेफ प्रैक्टिस हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे ना हो रही हो। ओके, तो इसमें चार पांच बातें ही है। ठीक है, एक तो रिकैपिंग है। दूसरा, उसी समय हब को नहीं काटना है, या अननेसेसरी जो इंजेक्शन साइट है उसको क्लीन करना है, स्वैब वगैरह लगाना है, नीडल को टच करना है, ये सारी चीजें उसमें आती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, फिर 4 की मैसेजेस ये देने की बात नागपुर में 92% जगह पर मिली, और नागपुर कारपोरेशन में ये 85% जगह पे मिली। हर वैक्सीन देने वाले को कुछ बातें समझानी पड़ती है, जो भी 4 की मैसेजेस है जो देना पड़ता है वैक्सीन लेने के बाद में। बट हमारी टीम ना यूजुअली ऐसा करती है कि वैक्सीन देने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि बस अब वैक्सीन दे दिया, अब नेक्स्ट बेनिफिशियरी को बुलाना है और उसको देना है। तो ये जो हमारा वैक्सीन ही गया है वैक्सीन लेकर के, इसको कोई मैसेज नहीं मिलता। इसको मैसेज देना चाहिए क्लियर कट। तो 4 की मैसेजेस देना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये आती है उसमें कि वैक्सीन कौन सा दिया है, उसको कोविशील्ड है कि कोवैक्सीन है। ठीक है। दूसरा कि सेकंड डोज उसको कब लेना है, ठीक है, कितने दिनों के बाद। तीसरा कि अगर कोई
उसको कुछ तकलीफ महसूस होती है, जैसे पेन हो रहा है या फीवर आ गया या माइल्जिया वगैरह लग रहा है या कुछ और लग रहा है, तो क्या करना है उसको। ओके, जो भी उसको मैसेज आया है या करीब की आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, एएनएम है, कोई डॉक्टर है या कोई हेल्थ फैसिलिटी है, उसके पास में जाना या कोई नंबर, ये वाला देने की प्रैक्टिस शुरू में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी थोड़ी कम हो गई है। इसमें हमको थोड़ा सा इसमें फोकस करना पड़ेगा कि हर एक बेनिफिशियरी को 4 की मैसेजेस दिया जाए। ओके, चौथी बात जो बताने की है, इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के 3 Ws को फॉलो करना जरूरी है। वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स एंड वॉचिंग द सेफ डिस्टेंस ऑफ 2 गज। ओके, तो ये कोविड बिहेवियर का भी एक मैसेज आता है उसमें। तो ऐसे ये 4 की मैसेजेस होते हैं। इसका जो प्रमाण है कि अपना कारपोरेशन में थोड़ा कम है, 85% के अराउंड मिल रहा है, सब जगह पर देना चाहिए। ओके, नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लू पंक्चर प्रूफ कंटेनर, रेड बैग, येलो बैग, या म्युनिसिपल वेस्ट के लिए जो हम ब्लैक बैग यूज करते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी वहां पर है। ठीक है, तो ये नागपुर में 88% है और कारपोरेशन में 81% है। इस सब जगह पर पहले तो अवेलेबल करना है, वहां पे है कि नहीं। ब्लू कंटेनर में हम जो रहते हैं, वो कोई वायल टूट गई तो वो सब डालते हैं, तो वो पंक्चर प्रूफ रहना चाहिए। रेड बैग में हम यूज सिरिंजेस डालते हैं, कट कट करने के बाद में, वो रहना चाहिए। येलो बैग में, ठीक है, हम जो कॉटन वगैरह यूज करने के बाद में वो डालते हैं, तो वो रहे। ब्लैक बैग में बाकी म्युनिसिपल वेस्ट रहता है। ये बैग अवेलेबल है कि नहीं, ये, और उसके बाद में फिर उसका यूज, प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, वो भी करना चाहिए, उन्होंने आना चाहिए। बट पहले अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबल है या नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना AEFI किट। AEFI किट, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये किट रहना जरूर बहुत जरूरी है, और ये किट में सिर्फ 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक एड्रिनलिन, दूसरा डिटेचेबल नीडल वाली सिरिंज, ठीक है, बस ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें। और एड्रिनलिन भी ऐसी होना जो विद इन एक्सपायरी डेट, ठीक है। अब वो सभी तो सारे एडल्ट हैं, तो सारे एडल्ट में एड्रिनलिन का जो डोज है, वो जो एएनएम को देना है वहां पर एनाफ्लेक्सिस होने की कंडीशन में, वो होता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। बहुत सिंपल है, ये एकदम इजीली याद रह जाता है। और सिरिंज, सिरिंज में जो निडल है वो निकाल करके अलग करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो निडल आती है ना अपनी इंसुलिन वाली जो हम यूज करते हैं, उसकी निडल बहुत छोटी रहती है, वो इंट्रामस्कुलर नहीं जा पाती। तो उसकी जगह पर हमको 24 गाज की निडल अवेलेबल रखना पड़ता है। तो वो लगाते हैं और फिर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये जो बात है, ये प्रोसेस है, ये हमारे वैक्सीनेटर को मालूम होना चाहिए कि एनाफ्लेक्सिस आया तो मुझे क्या करना है, कौन सा इंजेक्शन कितना देना है, कैसे देना है और कहाँ भेजना है। ये 3 चीजें हर वैक्सीनेटर को मालूम रहना चाहिए कि एनाफ्लेक्सिस होने की कंडीशन में क्या करना है। बट वो वेट करते हैं कि अगर कुछ एनाफिलेक्सिस हुआ तो हम डॉक्टर को बताएंगे, ठीक है। डॉक्टर कहीं पर और किसी और इम्पोर्टेंट काम में अगर बिजी है तो क्या कर लेंगे उतनी देर तक, ठीक है। तो हमारे सभी एएनएम को जो भी इंजेक्शन दे लगा रहे हैं, मतलब वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीनेटर है, हमारे जो वैक्सीनेटर ऑफिसर है, ओके, तो उन्होंने इसको ध्यान रखना चाहिए कि AEFI किट जो है ये अवेलेबल रहे, एड्रेनलिन विद इन एक्सपायरी डेट वाली रहे, जो नीडल है वैक्सीन देने के लिए, ट्यूबरकुलिन सिरिंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज और 24G की नीडल ये रहना चाहिए, और उसको ये मालूम हो कि मुझे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाकर AEFI मैनेजमेंट सेंटर में भेजना है, ठीक है। ये 3-4 बातें उनको मालूम रहनी चाहिए। तो AEFI किट की अवेलेबिलिटी नागपुर में 97% और कारपोरेशन में 96.5% है। ये 100% करनी पड़ेगी। दूसरा, एड्रिनलिन विद इन एक्सपायरी डेट, ये थोड़ा कम हो गया कि किट तो है लेकिन एड्रिनलिन जो है विद इन एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट उसकी निकल चुकी।
ऐसे 95% और 92% है, मतलब 5% नागपुर में और 8% कारपोरेशन में आउट ऑफ एक्सपायरी डेट वाला एड्रेनालिन मिला। ओके। वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है इसमें। ट्रेनिंग में भी क्या है, सबको मालूम है कि 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ता है। इंट्रामस्कुलर देने के लिए उनको कोई जरूरत, सिखाना की जरूरत नहीं है। जो हम कोविड वैक्सीन दे रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से एड्रेनालिन भी इंट्रामस्कुलर देना है। बट इतना तो मालूम हो कि कब देना है, कैसे देना है, विद इन एक्सपायरी डेट है कि नहीं, और जिस सिरिंज से मुझे देना है वो सिरिंज इंट्रामस्कुलर दे पाएगी नहीं दे पाएगी, नीडल उतनी बड़ी है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रमाण इसका नागपुर कारपोरेशन में कम है, 76%। इवन नागपुर में भी बिलो 90% है, 87%। तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वैक्सीनेटर को थोड़ा ट्रेन करके रखिए, कि 4-5 चीजें समझा के रखिए। बेनिफिशियरी इज वेटिंग फॉर 30 मिनट पोस्ट वैक्सीनेशन, ये हमारे यहाँ पे अच्छा है। तो 95% से ज्यादा नागपुर में है, 93% कारपोरेशन में है। इनको रोक के रखना है हमको आधे घंटे तक, ताकि कोई इमीडिएट जो है ना एनाफिलेक्सिस वो आधे घंटे के अंदर ही हो सके, तो हमको एड्रेनालिन देने की जरूरत ना पड़े। देखिए, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन कहीं पर भी अगर किसी एक को भी अगर एनाफिलेक्सिस वाला हुआ और वहां पे ये नहीं दिया गया, तो एक बड़ा इशू होगा और ये हमारे पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा। तो ये 30 मिनट तक के हर एक बेनिफिशियरी को रोक के रखना इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए 3 जो रूम का अरेंजमेंट है ना, वो बताना जरूरी है। जो ऑब्जर्वेशन रूम है, ऑब्जर्वेशन के लिए जरूर रोक के रखिए। अब हर एक सीवीसी में सुपरवाइजर की विजिट होना जरूरी है, ताकि वो देख सके कि हमारा मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है। इसमें कहीं कहीं पे कम पाए गए, एक्सपेक्टेड तो है कि 100% हो। तो नागपुर में ये 96% है, कारपोरेशन में 95% है। तो जो भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के मैनेजर्स है, वो उन्होंने विजिट करना चाहिए, देख लेना चाहिए एक बार जाके कि सारा काम कैसा चल रहा है। ओके, फिजिकली देखना चाहिए। ओके। नाउ सोप वाटर एंड सैनिटाइजर फॉर द फॉर पीपल। ओके। ये इसकी भी जो है ये डिस्कस हो चुका है अपना। कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक, देखिए मैं इसको रिट्रेट करता हूँ कि कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक जो है ना, ये जरूरी रहती है। हमारा जो आइस पैक का टेम्परेचर है, जब हम इसको डीप फ्रीजर से निकालते हैं तो माइनस में रहता है। वैक्सीन का टेम्परेचर आईएलआर से निकालते हैं तो इसका 2 to 8 रहता है। ओके। तो इसको किसी भी तरीके से उसके अनकंडीशनड आइस पैक की सराउंडिंग में हम नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर बिलो 0 जाएगा। ठीक है। तो हमारी वैक्सीन का टेम्परेचर भी 2 से कम आ सकता है, और उसके बाद में वैक्सीन जो है वो पोटेंसी हो सकती है। तो कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक जरूरी रहता है। उसका कैसे करते हैं कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक? तो जो आइस पैक है उसको निकाल के पहले बाहर रख देते हैं, 4-5 जितने हमको आइस पैक यूज करना है वो। ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उसको हिला के देखते हैं, उसमें पानी के छलकने की आवाज आ रही है। ठीक है। तो जब पानी बनना शुरू हो जाता है तो आइस जो है वो चारों वॉल को छोड़ देता है। तो उस समय फिर जो बर्फ का पीस रहता है, लंप रहता है, उस वो स्ट्राइक होने की आवाज आती है। तब हम बोलते हैं कि कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक हो गई। अब इस समय इसका टेम्परेचर 2 to 8 आता है, और ये टेम्परेचर 8 घंटे तक बाकी रहता है। कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक वाला 8 घंटे तक बाकी रहता है 35 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। इसमें किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि ज्यादातर लोग हम ये सोचते हैं कि आइस पैक एकदम हार्ड फ्रोजन रहना चाहिए, तो वो गलत है। कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक करना है, और कंडीशनड आइस पैक को ही यूज करना है। ओके। तो कंडीशनड आइस पैक जो है ये काफी अच्छे पाएगा। 99% जगह नागपुर में, और कारपोरेशन में ये 98% जगह पे पाएगा। वायल के ऊपर में डेट और टाइम लिखना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे कि हमको मालूम हो सके कि इसको कब ओपन किया था, और ये भी पता चल सके कि इसको 4 घंटे हो गए कि नहीं हुए यूज करने। ठीक है। तो
ये थोड़ा सा कम है, इसका प्रमाण 100% रहना चाहिए। ये भी तो नागपुर में 92% और कारपोरेशन में भी 92% है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ओके। दूसरा, आइस पैक के ऊपर में वायल रखी हुई पाई जा रही है। 10% है नागपुर में, कारपोरेशन में है 12%, 13% के आसपास। आइस पैक के ऊपर नहीं रखना, आइस पैक से लगे हुए रखना है, लेकिन आइस पैक के ऊपर नहीं रखना है। आइस पैक से थोड़ा सा दूर, उसको टच नहीं करते हुए रखना है। आइस पैक के ऊपर नहीं रखना है, इसको प्लीज डिस्करेज कराइए। जो प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स है, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है कि वायल ओपन करने के बाद आइस पैक के ऊपर रख रहे हैं, तो उसको प्लीज रुकवाइए। उसको आइस पैक के ऊपर नहीं, आइस पैक के करीब रखना है, विदाउट टचिंग द सरफेस ऑफ आइस पैक। थोड़ा सा 10-5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के रखिए। ओके। उसके ऊपर में नहीं रखना है। ठीक है। फ्रीजिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि जो हमने टेम्परेचर किया है, कंडीशनिंग किया है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद अलग ही रखना है हमको। ओके। नेक्स्ट अपना डिटेचेबल सिरिंज, ये हो चुका है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायल बीइंग यूज्ड आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ओपनिंग। ये नागपुर में 7% और नागपुर कारपोरेशन में 11.5% जगह पर मिली है। 4 घंटे के बाद में यूज करना ही नहीं है। अगर उसमें कुछ वैक्सीन लिक्विड बच गया है, तो भी हमको उसको डिस्कार्ड करना है, उसको यूज नहीं करना है। ओके। ये प्लीज थोड़ा सा देखिए। अभी हम कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं, तो कुछ जो फाइंडिंग्स है वो डिस्कस भी हो जाएगी उसमें। हाँ, इसमें देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर है ये, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। ओके। भीड़ है, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम की नहीं दिख रही। ओके। इसको थोड़ा सा, जो हमारा एक मेंबर है, वो मेंबर जो वहाँ रहता है, उनसे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मैनेज करो। ओके। स्पेस भी है वहाँ पे, रख सकते हैं इजीली। ओके। तो सोशल डिस्टेंसिंग का इशू है। दूसरा, इसमें क्या इशू दिखाई दे रहा है, हमारी टीम, ठीक है, हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना है। टीम मेंबर्स खुद मास्क नहीं पहने हुए। तो ये दूसरा, यहाँ पर देखिए कि एएनएम के पास में सैनिटाइजर नहीं है। इन्होंने सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, ताकि हर एक बेनिफिशियरी को वैक्सीन देने से पहले सैनिटाइज किया जा सके है। ओके। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दिखाई देता है कि सारा काम जो है वो सब एक ही जगह पर हो रहा है। ठीक है। एक ही जगह पे हो रहा है, मतलब वेटिंग रूम भी वही है, वैक्सीनेशन रूम भी वही है, रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन भी उधर ही, कॉमन रूम है। थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखिए, इससे फिजिकल डिस्टेंसिंग अच्छी है, और आपका जो एक एंजाइटी वाला इफेक्ट है वो भी कम हो सकता है, और एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। वैक्सीन कैरियर है, सिर्फ 2 आइस पैक है। 2 आइस पैक में मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखना जो है ना, वो थोड़ा मुश्किल काम है। 4 आइस पैक की जगह 4 आइस पैक रहने चाहिए उसमें। हम ये नहीं बता रहे कि ये कहाँ पर मिला, हम सिर्फ ये बता रहे कि क्या गाइडलाइंस है और क्या फाइंडिंग है। ओके। तो और दूसरा ये कि इसमें जो वायल भी दिख रही है एक वैक्सीन कैरियर में, तो ऐसे वायल को नहीं रखना है। वायर को कभी भी जिपर पॉलीथीन बैग में रखना है, बंद करके। उसका माउथ को ओपन भी नहीं रखना है, उसकी जिपर को, लॉक जो रहता है, लॉक को बंद करके रखना है। ओके। नहीं करेंगे तो उसका लेबल खराब होगा, निकल जाएगा। फिर आपके 10 वायल लाए थे, 2 यूज होने तक के, 8 के लेबल निकल गए, खराब हो गए, तो समझ में नहीं आएगा एक्सपायरी डेट वगैरह। ओके। बैच नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके। ये भी एक इशू है कि आइस पैक इसमें बराबर है। ओके। नेक्स्ट देखिए कि ये वायल तो है, यूज किया, लेकिन इसके ऊपर डेट और टाइम नहीं डाला। एटलीस्ट टाइम तो डालना चाहिए उसके ऊपर में, ताकि हमको खुद को पता चल सके कि इसको ओपन करके कितना टाइम हुआ है। 4 घंटे तक के यूज कर सकते हैं ना। Okay? इसमें देखिए कि हम
वायल्स को आइस पैक के ऊपर रख रहे हैं, जबकि आइस पैक के ऊपर वायल को नहीं रखना। वायल केप्ट ऑन आइस पैक, बल्कि आइस पैक से हटा करके रखिए। करीब में रखना है, आइस पैक के ऊपर नहीं रखना है। ठीक। ये देखिए, ये एक दूसरा शॉर्टकट है। अभी बेनिफिशियरी नहीं है, आएंगे, आने के बाद में देने की जरूरत पड़ेगी। प्रीफिलिंग ऑफ सिरिंजेस कर दी। अपर राइट पैनल में दिख रहा है सब वैक्सीन है, लोअर राइट पैनल में, लोअर लेफ्ट पैनल में ये भी वैक्सीन है। अच्छा, और उसको भी आइस पैक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये प्री फिलिंग ऑफ सिरिंजेस ये बहुत रिस्की है। ओके, उसमें भी आप देख सकते हैं प्री फिलिंग ऑफ सिरिंजेस जो है ना, ये नहीं है, इसको स्ट्रांगली डिस्करेज कीजिए आप प्लीज। ओके, फिर देखिए कि बहुत सारी जगह पे स्वैब है, स्वैब में अगर कुछ ये नहीं है, स्टेराइल वाटर है, ये सब नहीं है, सादा पानी नहीं है क्लीन करने के लिए, तो दे आर यूजिंग स्पिरिट एंड सैनिटाइजर। ये हमको क्लीन करने के लिए इंजेक्शन साइट जो है ना, लोअर डेल्टाइड एरिया, वो यूज करने के लिए कहीं पर ऐसा स्पिरिट यूज किया गया, कहीं पर सैनिटाइजर यूज किया गया, ये शो करना चाह रहे हैं। ये नहीं करने का है हमको। एक्चुअली कोई स्वैप से क्लीन करने की जरूरत नहीं रहती इंजेक्शन साइट को, लेकिन अगर वहां पे कुछ डस्ट लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि क्लीन करना चाहिए, तो आप अपना सिंपल पानी से, पानी का जो स्वैप है वो ले करके क्लीन कर लीजिए। थोड़ी देर उसको ड्राई होने दीजिए, उसके बाद में इंजेक्शन लगाए। ये फाइंडिंग जो है ना, ये बहुत कंसर्निंग फाइंडिंग। देखिए, हमारी सिरिंजेस यूज हुई, सिरिंजेस यूज होने के बाद रिकैपिंग करके रखा गया है, जबकि इन सारी जगह पर वर्किंग हब कटर भी था, वर्किंग हब कटर भी था, लेकिन वो हब कटर यूज नहीं किया जा रहा क्यों? टाइम लगता है बोले, जल्दी जल्दी करने का। इसमें थोड़ा सा हमको ये देखना देना कि हब कटिंग जो है ना, इमीडिएट करना है। एक बेनिफिशियरी को दे दिया और सबसे पहले वो जाना चाहिए हाथ हब कटर की तरफ में, हब कटर यूज करो, उसके बाद में आ, दूसरा काम। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर डिस्पोजल, रिकैपिंग की गई है सिरिंजेस की। ये सिरिंजेस को रिकैप करना ही नहीं है, बहुत रिस्की है। बहुत सारे लाखों डोज लग रहे ना, करोड़ों डोज लगे। आज हर किसी को 10-20 को भी अगर इंजेक्शन से हेपेटाइटिस बी या HIV हो गया तो क्या करेंगे? फिर देखिए, वेस्ट डिस्पोजल, जो रेड बैग है, ब्लैक बैग है, और ब्लू कलर कंटेनर है, येलो बैग है, उसका प्रॉपर यूज हो। सब कचरा या तो वैसे ही पड़ा हुआ है, या किसी भी टाइप की बैग में कोई सा भी कचरा डाल दिया, उसको सेग्रीगेशन नहीं है। ठीक है, एक तो ये पहली बात तो ये है कि जो डिस्पोजेबल बैग है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अगर अवेलेबल है तो उसका यूज नहीं है। तीसरा, यूज हो रहा है तो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कौन से बैग में क्या चीज जाना चाहिए। ओके, तो जिसमें वापस से एक यही दिखाई दे रहा है कि वायल भी जो है वो आइस पैक के वेल में रखी हुई है। तो उस पर नहीं रखने का है। ये है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को भी पहले प्री फिलिंग करके रखो बता रहे थे, लेकिन जब बाद में ये पता चला कि बहुत दिनों से प्रीफिल करके रखे हुए, तो डिस्कार्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसको रोका गया है। ये एड्रिनलिन की प्री फिलिंग नहीं करने का। तो सिरिंजेस में एड्रेनलिन भर के नहीं रखने का। एक एक महीना, 2-2 महीने से वैसी रखी हुई है, क्या फायदे का है? तो एड्रेनलिन को भी प्री फिलिंग डिस्करेज कर दीजिए। हम इमीडिएटली निकाल के दे सकते हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता नहीं है। ठीक है, ये मई जून के महीने की फाइंडिंग थी कि एड्रेनलिन 6 अप्रैल को फिल करके रखा हुआ है, अभी तक गलती से दे दिया तो क्या होगा? ये एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, ऐसी एड्रेनलिन है। ठीक है,
ये जुलाई वाला है जिसमें 15 जून की एक्सपायरी डेट दिख रही है, और ये बाद वाला इसकी जनवरी में एक्सपायरी डेट थी, जनवरी 2021 में वो निकल, ये यूज नहीं कर सकते ना हम, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एड्रेनलिन और AFI किट हमारे जो है ये प्रॉपर है या 30 मिनट का जो सिस्टम है कि 30 मिनट बता करके रखना है, बुला के रखने का है, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे तो खुद हमारे रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि हम 30 मिनट तक नहीं बिठा रहे। 12:30 बजे वैक्सीन दिया, 12:45 को छोड़ दिया 15 मिनट, दूसरे को भी 12:30 बजे वैक्सीन दिया, 12:45 को भेज दिया, ठीक है। 10-15 मिनट भी नहीं, इसमें से हमको पता चल रहा है 12:45 को दिया, 12:55 को छोड़ दिया। ये तो खैर इन्होंने रजिस्टर में लिखा है, बहुत से तो ऐसे रजिस्टर में लिखते भी नहीं है और वो वैसे ही चले जाता है, वैक्सीन लिया कि जल्दी से चला जाता है। ये तो 10-15 मिनट रुके भी होंगे। हमको 30 मिनट्स का कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो हमको मिला कि 30 मिनट रोका था, ठीक है। और उनको रोकना भी है आधे घंटे तक, ताकि कोई मेजर AFI होता है वो इजीली हम मैनेज कर पाए। ये एक अच्छा पोस्ट वैक्सीनेशन मतलब ऑब्जर्वेशन रूम था, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी है। एक बेनिफिशियरी जो लेडी है, इन्होंने मास्क हाथ में ले रखा है, बट यहाँ पे बेड रहना चाहिए, बेड अवेलेबल रहना चाहिए। किसी को चक्कर आ गया, गिडीनेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है या कुछ और हो रहा है, जिसको है ना लाइंग पोजीशन में रखना है, तो उनके लिए जरूरी है। ओके, तो इतना बताना था मुझे। थैंक यू। केवल किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो हम ये कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अभी कुछ पहले क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था, इज बूस्टर डोज नीडेड? बुलाने साहब, बुलाने साहब, आपकी तरफ से क्वेश्चन आया था, इज बूस्टर डोज नीडेड? देखिए बहुत सारी कंट्रीज में, जो अमेरिकन कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज है या जो दूसरे मेजर एशियन कंट्रीज है, ये आप देखिए और उसके बाद में अफ्रीकन कंट्रीज को देखिए, थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। और जो पुअर नेशंस है उनको अगर ध्यान में रख करके ये करेंगे तो बहुत बड़ा एक गैप दिखाई देता है। 70% से ज्यादा जो है अमेरिका, इसराइल, यूरोप और अपने तरफ में जो मेजर नेशंस है, इधर 70% के अराउंड वैक्सीनेशन चल रहा है। अफ्रीकन और पुअर कंट्रीज में अभी 10% भी नहीं हुआ है, और उसमें अगर बूस्टर डोज स्टार्ट कर देंगे तो वो वहां तक कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा। बूस्टर डोज को WHO मना नहीं करता, सिर्फ ये कर रहा है कि बूस्टर डोज को डिफर किया जाए, डिफर किया जाए। हो सकता है कि बाद में जरूरत पड़ जाए बूस्टर डोज की। इसराइल और कुछ दूसरे नेशंस ने स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन अभी रिकमेंडेशन ये है कि उसको डिफर किया जाए, और सारी नेशंस उसको डिफर करें, और जब ज्यादा जरूरी रहेगा उस वक्त इसका डिसीजन लेंगे। नहीं तो फिर इक्विटी का बहुत बड़ा और इशू आ जाएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर वाले भी ज्वाइन हुए होंगे, वो भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, साजिद सर। जी डॉक्टर हिमके बोलते हो सर। जी जी, हाँ आवाज आ सर रही है। आपने सर वो प्रीफिल्ड एड्रेनालिन बोले ना, वो यूज़ नहीं करना। इसके पहले गाइडलाइंस थे कि वैक्सीनेशन साइट पे प्रीफिल्ड एड्रेनालिन, प्रीफिल्ड सिरिंज होना। तो फिर अभी ऐसे गाइडलाइन देना पड़ेगा सबको कि अभी प्रीफिल्ड यूज़ नहीं करना है, ऐसा कुछ है सर? आप इशू देखिए ना, 6 अप्रैल को हाँ। फिल करके रखी हुई है, 2 महीने से 3 महीने से। तो ऐसे मतलब कैसे यूज कर तो पाएंगे? फिर जिस और दिन वो वेस्ट हो रहा वैक्सीनेशन है है ना, सर, उसी दिन सुबह प्रीफिल्ड किया तो चलेगा ना सर? फिर वो नहीं कराते। नहीं कराने का? कुछ ये नहीं है, प्री फिलिंग की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और तो उतनी पहले देर में गाइडलाइन भी थे अगर सर पुश प्रीफिल्ड करना है यूज़ करना, 2-4 घंटे इसलिए। में भी, तो हाँ, वो दैट इज नॉट एडवाइसेबल आई थिंक, ठीक है। ओके। वो उसको बंद करवा देते हम, ओके सर। वेस्ट भी नहीं होगा और कुछ ऐसे इशू भी नहीं आएंगे, ठीक है। जब देने का रहा तो इमीडिएटली ANM शुड बी ट्रेन्ड ऑन व्हेन टू गिव, हाउ टू गिव, ओके। और 24 नंबर की नीडल होना जरूरी है उसमें, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए। हाँ सर। एनी क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट?
सजेशन आहे नाही सर. सर काही दिसत नाही आहे क्वेश्चन साजिद सर. हाँ, yes, I can also see the chat box and हाँ. there is no नो more क्वेश्चन. question. ठीक आहे. सर एक ते सर पुढच्या वेळेस कोणतं म्हणजे याच्यामध्ये याच्यात नाही. नाही, बोलू. ठीक आहे सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. काही क्वेश्चन असतील तर तुम्हाला ते डायरेक्टली विचारू शकतात. नो म्हणजे याच्यात काही हेच नाही. तर साजिद सर तुम्ही एकदम ज्या गोष्टी आम्हाला दाखवलेल्या आहेत, जसं आपलं प्रत्येक गोष्टी ॲनालाइज करून दाखवलेल्या आहेत, ज्या आमच्या चुका झालेल्या असतील त्याला आपल्याला रेक्टिफाईड करता येईल. आणि भविष्यात आता उद्यापासूनच जे वॅक्सिनेशन सेशन आहेत तिथे आम्हाला अशा पद्धती सगळ्या मेडिकल ऑफिसरला सूचना राहतील की अशा पद्धतीच्या चुका करू नये. मायनर मिस्टेक्स आहेत पण हे करत होता कामा नये. ॲज पर गाईडलाईन्स जे साजिद सरांनी दाखवलेलं आहे, कोणती पण गोष्ट असो, मग सिरिंजेसबाबत असो किंवा गर्दीबाबत असो किंवा पाणीची सोय, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी वेल याच्यामध्ये ॲनालाइज करून दाखवलेलं आहे. आणि ज्या गोष्टीमध्ये आपलं खूपच पुअर आहे, म्हणजे आपण आपली व्हायल्स कुठं ठेवायचं, म्हणजे आईस पॅकवर ठेवायचं की नाही, इथून आपली सुरुवात आहे. ज्या ठिकाणी असं जी पद्धती वापरल्या जात असतील तर त्या अनुषंगाने त्यांनी तात्काळ ते बंद करणं अपेक्षित आहे. आणि हब कटरचा यूज जास्तीत जास्त करणं पण तेवढंच अपेक्षित आहे. तर साजिद सर अजून काही नाही. आजचं एकदम चांगलं प्रेझेंटेशन तुम्ही केलेलं आहे, त्याच्याबद्दल धन्यवाद देतो सर. आणि कोणाला जर क्वेश्चन नसतील तर आपण पुन्हासुद्धा आपण साजिद सरांना नेहमी आपण बोलवतच असतो, वॅक्सिनेशनबाबत असो किंवा बाकी सर्व्हिलन्सबाबत असो, मिझल्सचा असो किंवा पोलिओचा असो, त्या अनुषंगाने आपण सरांना बोलवतच असतो. AFP सर्व्हिलन्स असो याच्यातसुद्धा बोलवतच असतो. तर भविष्यातसुद्धा सर आम्ही तुम्हाला त्रास देऊच थोडासा. त्या अनुषंगाने I am भविष्याचं always तुमची आमची अपेक्षा राहील की अशाच पद्धतीनं तुमचं मार्गदर्शन आम्हाला मिळावं. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. अपना स्टॉप करो. चलो ओके. अभी एक तीसरी विषय चला जाता. हां सर. एक अजून एक विषय घ्यायची आपल्याला, सायकॅट्रिस्ट लोकांची घ्यायची. कोणती सर? आज ते मॅडमना कलेक्टर मॅडम सुसाईड प्रिव्हेन्शनसाठी इंटरेस्टेड, म्हणजे सुसाईड प्रिव्हेन्शन डे आहे 10 सप्टेंबरला. त्यावेळेस ते प्रोग्राम घ्या. नौकर सरांना घेऊन सर वगैरे आहे ती. त्यावेळेस एक VC घेऊन टाकू. हो. कलेक्टर मॅडम त्याच्यात राहतील. हो, सर. कलेक्टर मॅडम, नौकरे सर, हां हां. तो एक दुसरा जो आहे तो टाटा ट्रस्टवाला, तो त्यांच्या 2-3 मॅडम आणि डागा. सर टाटा ट्रस्टवाल्याकडे चांगलं स्पीकर आहे. हो तेच करतील ना. नाही नाही ते नाही, पहिले मीटिंग होईल काय हां. काय ॲक्टिव्हिटी, त्याच्यानंतर ते. बरं सर. जुने ना सर टाटा ट्रस्टवाले चेंज झाले. हे झालं मग चांगले. नाही नोकरी आपले सर मेंटल हॉस्पिटलमध्ये सॅक्रेटरी सरांना माहिती आहे. काय होतं सांग मला. ॲक्च्युली मला ना रात्रीला बलगम पडत, म्हणजे येत राहते, कंटिन्यू येत राहते. हां हां हां. आणि असं दम भरल्यासारखं आहे तिथं हां हां. छातीमध्ये, नाही का. हा. झोपलं राहिलं तर हां हां. या झोप लागून बी गेली. मग नंतर रात्री जाग येते का मग? तेव्हा मग असं वाटतं छातीवर कोणी बसला आहे. हो. आणि मग नंतर मग थोड्या वेळ हातपाय पण हालत नाही. आणि मग नंतर मग तुमची इच्छा असते उठायची, उठू